Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था पूरा टॉपिक रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक और उससे रिलेटेड फंक्शंस जो कि टर्म 1 सिलेबस पे बेस्ड है। सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक होता क्या है बच्चे? सेंट्रल बैंक मीन टू से दैट ये एपेक्स बॉडी है, ये सारे बैंकों की एक एपेक्स बॉडी है, कंट्री के पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है और रेगुलेट करती है और साथ ही साथ डायरेक्ट भी करती है। इसको सुप्रीम बॉडी या फिर एपेक्स बॉडी कहा जाता है। अगर हम बात करें इंडिया के सेंट्रल बैंक की, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है बच्चे? ये है आरबीआई। आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था? आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में अंडर आरबीआई एक्ट 1934। अगर आरबीआई के नेशनलाइजेशन की बात होगी तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1949 को नेशनलाइज। देन उसके बाद देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक मेनली परफॉर्म करता है 5 फंक्शंस, जिसमें आता है करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक एक करके ये सारे फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन सेंट्रल बैंक का क्या है? करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब है कि जितनी भी करेंसी है वो कौन इशू करता है? वो आरबीआई इशू करता है। सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? 1 रुपए के नोट को छोड़कर, और जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू कराता है। उसके अलावा जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो कौन इशू कराता है? आरबीआई। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द बैंकर, एजेंट and financial advisor to the central government and all the state governments। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ गवर्नमेंट के लिए आरबीआई कैसे वर्क करती है? एज अ बैंकर, एज एन एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर हम बात करें एज अ बैंकर, सो एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का जितना भी बैंकिंग बिजनेस है उसको संभालने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि जिस तरीके से पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक्स वर्क करते हैं वैसे गवर्नमेंट के लिए आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक वर्क करता है। तो ध्यान रखना है जो फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए परफॉर्म करते हैं वो फंक्शंस आरबीआई गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करती है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेट। यानी गवर्नमेंट का जितना भी पब्लिक डेट है उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? सेंट्रल बैंक की है। वो एक एजेंट की तरह काम करती है। किसके एजेंट की तरह काम करती है? गवर्नमेंट के लिए वो एक एजेंट की तरह काम करती है। देन उसके बाद वो सिर्फ बैंकर और एजेंट की तरह ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह भी काम करती है। The central bank advises the government from time to time on economic, financial and monetary matters. So as a financial advisor, central bank advise करता है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम किस बेस पे? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर से रिलेटेड। कोई भी मैटर जो कि इकोनॉमिक बेस्ड होगा, फाइनेंशियल बेस्ड होगा या फिर मॉनेटरी बेस्ड होगा, तो अगर ऐसे कोई इश्यूज होंगे, इससे रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, तो एक एडवाइज़र की तरह, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह वर्क करता है सेंट्रल बैंक। किसके? गवर्नमेंट के लिए। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, यहाँ पर परफॉर्म करता है आरबीआई बैंक्स के लिए एज अ बैंक। ये क्या है? एज द बैंकर टू बैंक्स। ये क्या है? बैंकों का बैंक है। और सेंट्रल बैंक्स के जो फंक्शंस हैं इसके बेस पे वो मेनली 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है। कमर्शियल बैंक्स एक प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट आरबीआई के पास रखते हैं जिसको कैश रिजर्व
रिजर्व रेशो कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करता है सेंट्रल बैंक, एक तरीके से कस्टोडियन की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि वो कैश को रिजर्व रखता है, किसके? कमर्शियल बैंक्स के कैश को अपने पास रिजर्व रखता है। सो दैट्स व्हाई हियर आरबीआई इज वर्किंग एज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स फॉर बैंक्स। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि सेकेंड फंक्शन क्या निभाता है ये एज अ बैंकर टू द बैंक्स, तो ये लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। मीन टू से दैट व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कमर्शियल बैंक के सारे रिसोर्सेज वर्क नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो वो किसको अप्रोच करेंगे? वो अप्रोच करेंगे आरबीआई को। सो आरबीआई क्या करेगा? उनको लोन एडवांस करेगा, ठीक है। सो एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यहाँ पर वो परफॉर्म करेगा अपना वर्क फॉर द बैंक्स। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, तो क्लियरिंग हाउस। सो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो होल्ड करता है कैश रिजर्व्स। यहाँ पर क्लियरिंग हाउस की तरह वर्क करना उसके लिए क्या हो जाता है? कन्वीनियंट और ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक के पास जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका अकाउंट होता है। जैसे हम लोगों का पब्लिक का अकाउंट किसके पास होता है? कमर्शियल बैंक्स के पास। वैसे ही सेंट्रल बैंक के पास किसका अकाउंट होता है? कमर्शियल बैंक्स का। सो देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल द क्लेम ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स। उनके अकाउंट्स में किसी भी तरीके से डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को करना उसके लिए ईजी हो जाता है, उनके अकाउंट को मेंटेन करना। सो यहाँ पर क्लियरिंग हाउस की तरह भी वर्क करता है कौन? सेंट्रल बैंक। किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए। ये तो अभी हमने देखा कि एज अ बैंकर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर बैंकर ही नहीं बल्कि वो किसकी तरह काम करता है? साथ में सुपरवाइजर की तरह, क्योंकि हमारा ये फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सो एज अ सुपरवाइजर कैसे वर्क करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए? वो उनको क्या करता है? सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। so, उनके ब्रांचेस को एक्सपेंड करना, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स को मैनेज करना, मर्ज करना, वाइंड अप करना, और ये सारा का सारा काम जो है किसका होता है? आरबीआई का होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, आरबीआई के नेक्स्ट फंक्शन की, तो वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के रूप में यहाँ पर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। कुछ टूल्स हैं उनके थ्रू, वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रेपो रेट, जिसको हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। रेपो रेट होता क्या है बच्चे? रेपो रेट मीन टू से दैट रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, दैट इज आरबीआई इन इंडिया, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए जब कमर्शियल बैंक को पैसा लोन देता है, कौन देता है? जिस रेट पे आरबीआई लेंड करता है मनी किसको? कमर्शियल बैंक्स को, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। ध्यान रखना है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं पर ही अगर हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड टूल है, वो है बैंक रेट, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, mean to say that RBI in India lends money to commercial banks to meet their long term needs. So difference क्या है बैंक रेट और रेपो रेट में? तो अगर हम बात करते हैं रेपो रेट की तो ये शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है, और अगर हम बात करें बैंक रेट की तो ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए जब लेंड करती है मनी आरबीआई किसको? कमर्शियल बैंक्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक क्या करती है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचती या फिर खरीदती है। किससे? कमर्शियल बैंक और पब्लिक से। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि कब वो बेचेगी और कब वो खरीदेगी। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है और उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो उस टाइम पे क्या करेगी सेंट्रल बैंक?
सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ करेगी। तो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ से क्या होगा, जब सिक्योरिटीज़ सेल आउट होंगी मार्केट में तो मार्केट से पैसा खींचकर कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, जिससे कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर दिया जाएगा, और जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाएगा, ताकि अगर आरबीआई परचेज करती है सिक्योरिटीज़ को तो पैसा कहाँ चला जाएगा, मार्केट में जाएगा। सो ध्यान रखना है, जब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ता है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो अपना मॉनेटरी टूल अपनाती है, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू वो क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करती है। और अगर इसके ऑपोजिट अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में कम है, सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रहा, और उस सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ाना है, तो क्या कर देगी आरबीआई, अपने मॉनेटरी टूल को अपनाकर क्या करेगी, परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कर देगी, यानी परचेज कर देगी सिक्योरिटीज़ को, ताकि पैसा मार्केट में जाए और सर्कुलेट हुए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं LRR की, जिसको हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या फिर लीगल रिजर्व रेशो कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में जब हम क्रेडिट क्रिएशन कर रहे थे। सो जो LRR परसेंट कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखती हैं, सो वो जो LRR है, जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, वो होता क्या है, एक्चुअल में इसके दो पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं इसके अंदर। पहला है कैश रिजर्व रेशो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम CRR कहते हैं, ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी कैप्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक, जो मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, सो वो क्या कहलाता है, CRR कहलाता है। और अगर हम बात करें SLR, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहा जाता है, वो क्या है, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद कमर्शियल बैंक एंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय देमसेल्व्स। यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है, जो कि कमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, तो उसको हम SLR या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। सो ध्यान रखना है, LRR के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है CRR और दूसरा होता है SLR। CRR किसके पास मेंटेन करते हैं कमर्शियल बैंक, RBI के पास करते हैं, और SLR अपने पास मेंटेन करके रखते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है, मार्जिन से हम क्या समझते हैं बच्चे, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर्स अगेंस्ट द लोन। यानी मार्जिन का मतलब होता है कि जो अमाउंट लोन का जो है और उसके बदले जो मार्केट वैल्यू जो उस सिक्योरिटी की है, जो उस लोन के बदले बैंक के पास वो बोरोअर्स रख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन फिक्स करता है, ये भी कौन करता है, सेंट्रल बैंक फिक्स करती है। और हाँ, जो अभी हमने पहले जितने भी टूल्स देखे, जैसे कि हमने रेपो रेट, बैंक रेट, LRR जिसमें CRR SLR था, ये सारा का सारा कौन डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज होगा इसका मिनिमम, ये सारा का सारा डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा। और RBI जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो किस बेस पे डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मनी सप्लाई। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्या करेगी, वो उसके परसेंटेज को, वो इनके परसेंटेज को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो वो इनके परसेंटेज को घटा देगी। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी किसके द्वारा तय किया जाता है, RBI के द्वारा तय किया जाता है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सो ध्यान रखना है, एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट किस तरीके से वर्क करती है RBI। अब इसका लास्ट पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन के तौर पे भी वर्क करता है कौन, RBI। सो सेंट्रल बैंक ऑल्सो act as the custodian of the country's stock of gold and reserves of foreign exchange. According to regulation of foreign exchange, all foreign transaction must be routed through RBI.
अगर हम बात करें कि रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज का किसके थ्रू होकर जाता है, आरबीआई के। सो ध्यान रखना है, यहाँ पर एज अ कस्टोडियन की तरह वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे के सारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन। हमने जाना कि सेंट्रल बैंक होता क्या है और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। सो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद MCQs related to this unit. So students, I hope you liked my videos, and if you liked my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.